हेलो गाइस, आज हम एक प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने वाले हैं जो कि एचएसएससी के सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? तो भारत में मानव का जो सर्वप्रथम साक्ष्य है वो कहाँ से मिलता है? वो नर्मदा घाटी से मिलता है। सिंधु घाटी सभ्यता संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी। क्यों भिन्न थी? इसके कुछ रीजंस थे। तो देखिए कौन सा रीजन सही है। इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, ये बिल्कुल सही है। इसके पास चित्रलेखीय लिपि थी, बिल्कुल थी। वो जो लिपि है उसको रहस्यमयी लिपि कहा जाता है, जो कि आज भी नहीं पढ़ी जा चुकी है, इसी वजह से उसको एक रहस्यमयी लिपि कहा जाता है। इसके पास लोहे और रक्षा शस्त्रों का जो है अभाव था, बिल्कुल अभाव था। उनको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि लोहे और अन्य जो अस्त्र शस्त्र हैं वो किस तरीके से बनाए जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी हो जाएगा। किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सबसे पहले उल्लेख मिलता है? तो वो ऋग्वेद में मिलता है। देखिए हमारे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद। ऋग्वेद का जो पुरुष सूक्त है वहां पर इसका वर्णन मिलता है। कौन से सूक्त में मिलता है? पुरुष सूक्त में हमें किसका वर्णन मिलता है? वर्ण शब्द का सबसे पहली बार वर्णन मिलता है। इसके बाद देखिए अथर्ववेद जो है उसमें जादू टोनों और जो अंधविश्वासों के बारे में लिखा गया है, और उसी का एक पार्ट आयुर्वेद है। सामवेद में जो है संगीत से रिलेटेड हमें चीज़ें मिलती हैं। सबसे पहले अगर संगीत के बारे में पूछा जाए तो वो कहाँ से मिला? हमें सामवेद में वर्णन मिला है। इसके बाद जो यजुर्वेद है उसमें किसका वर्णन मिला है? उसमें यज्ञों का वर्णन मिला है। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो वो हमें जानकारी मिलती है अशोक के अभिलेख से। आप सबको पता है कि जो बहुत सारे अभिलेखों का निर्माण किसने करवाया था? अशोक ने करवाया था। इसके बाद जो जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे उनसे संबंधित स्थान कौन सा है निम्नलिखित में से? तो वो वाराणसी है। और जो कौशाम्बी है वो उस टाइम पे वत्स की राजधानी होती थी। देखिए जो जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ है वो 23वें नंबर के जैन तीर्थंकर होते थे, और 24वें नंबर के जो होते थे वो होते थे महावीर स्वामी। ठीक है, कौन होते थे? महावीर स्वामी, जिनको कि जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। वो कौन होते थे? महावीर स्वामी होते थे। कौन से नंबर के होते थे? 24वें नंबर के होते थे। वासुदेव कृष्ण की पूजा सबसे पहले किसने शुरू की थी? तो वो शुरू की थी भागवतों ने। किसने शुरू की थी? भागवतों ने शुरू की थी। किस वंश ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था? तो वो राष्ट्रकूट के जो शासक होते थे उन्होंने शुरू करवाया था। इसके बाद देखिए जो सातवाहन शासक होते थे उन्होंने सबसे पहले जो है शीशे का सिक्का चलाया था। ठीक है ना, सोना और चांदी के जो सिक्के होते थे वो काफ़ी होते थे उस टाइम पे, लेकिन शीशे का सिक्का सबसे पहले किसने चलाया था? तो वो सातवाहन जो शासक होते थे उन्होंने चलाया था। और वो कहाँ से लेकर आए थे? उसको रोम से लेकर आए थे। ठीक है, कहाँ से लेकर आए थे? रोम से लेकर आए थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है। गणित की पुस्तक लीलावती के लेखक कौन थे? तो गणित की पुस्तक लीलावती के जो लेखक थे वो कौन होते थे? वो भास्कराचार्य होते थे। ठीक है, कौन होते थे? भास्कराचार्य। गणित की एक पुस्तक है लीलावती, उसके लेखक होते थे भास्कराचार्य। इसके बाद अगर बात करें रामानुज की, तो रामानुज जो है उनका तमिलनाडु में 12वीं सदी में जो है उनका जन्म हुआ था, और इन्होंने भक्ति आंदोलन शुरू किया था। भक्ति आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? रामानुज ने की थी। और ये जो है सगुण भक्ति में विश्वास करते थे, यानी कि ऐसा नहीं है कि वो निर्गुण, यानी कि जिसका कोई आकार ना हो, निर्गुण और निराकार प्रभु में विश्वास करे, नहीं, वो किस में विश्वास करते थे? सगुण भक्ति में विश्वास करते थे, सगुण ईश्वर में विश्वास करते थे। इसके बाद कौटिल्य जो है, कौटिल्य ने किसकी रचना की थी? अर्थशास्त्र की रचना की थी। कौटिल्य को चाणक्य या फिर विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। ठीक है, कौन होते थे कौटिल्य? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबारी जो है प्रधानमंत्री उनके होते थे, और उनके राजा बनने से पहले उनके गुरु होते थे कौटिल्य। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम कौटिल्य था, जिन्होंने क्या लिखी थी? अर्थशास्त्र लिखी थी। उनको क्या कहा जाता है? चाणक्य या फिर विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें अमर्त्य सेन की, तो अमर्त्य सेन जो है उन्होंने 1943 में बंगाल में एक भयंकर भूकंप आया था, उसको अपनी आंखों से देखा था, और उसका वर्णन जो है उन्होंने किया था। उनके ऊपर जो है उन्होंने बहुत ही गहन रिसर्च की थी। उस भूकंप में लगभग 20 से 30 लाख लोग जो है वो मारे गए थे, और उसके ऊपर जो गरीबी और भूखमरी जैसी जो समस्याएं वहाँ पर थी अकाल की वजह से, उन चीज़ों के ऊपर अमर्त्य सेन ने काम किया था, और इसीलिए उनको 1998 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला था। इसलिए फेमस है अमर्त्य सेन। ठीक है, इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है। भारत का एक राज्य है जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो भारत का वो राज्य कौन सा है जिससे कर्क रेखा होकर गुजरती है? वो है झारखंड। देखिए कर्क रेखा जिन जिन राज्यों से गुजरती है उसके लिए मैंने एक छोटी सी ट्रिक बनाई है। वो क्या है? गमछा झार मित्र पर, गमछा झार मित्र पर। इसमें देखिए ग से गुजरात,
मैं से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, झार से झारखंड, मी से मिजोरम, ते से त्रिपुरा, पै से पश्चिमी बंगाल और रे से राजस्थान। ये वो स्टेट है जहाँ से जो है हमारी कर्क रेखा होकर गुजरती है। ठीक है, तो इनको याद करने की एक छोटी सी ट्रिक है, गमछा झार मित्र पर। इससे हमें सारे वो राज्य याद हो जाएंगे भारत के जिनसे कर्क रेखा गुजरती है। तो ऑप्शन में हमारा इसमें कौन सा दे रखा है, झारखंड दे रखा है। तो कौन से राज्य से होकर गुजरती है, झारखंड से होकर गुजरती है। इसके बाद गुरु शिखर पर्वत चोटी कौन से राज्य में अवस्थित है, यानी कि गुरु शिखर जो पर्वत चोटी है वो हमारी राजस्थान में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, राजस्थान में स्थित है। इसके बाद देखिए नीलांग घाटी किस राज्य में स्थित है, तो जो नीलांग घाटी है वो कहाँ पर स्थित है, वो उत्तराखंड में स्थित है। प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर नाम सूचक था, यानी कि कौन से महासागर को रत्नाकर के नाम से भी जाना जाता था। जो रत्नाकर नाम है वो किसका होता था, वो हिंद महासागर का भी नाम होता था। अब देखिए हिंद महासागर जो है एक अकेला ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर रखा गया है। इसका नाम जो है हिंदुस्तान के नाम पर रखा गया है। इसके बाद देखिए जो अरब सागर है उसकी अगर हम बात करें तो अरब सागर जो है उसका भारतीय नाम सिंधु सागर होता था, यानी कि जो भारतीय प्राचीन ग्रंथ हैं उनमें अरब सागर का नाम क्या होता था, सिंधु सागर होता था। ठीक है, क्या होता था, सिंधु सागर। और रत्नाकर किसका होता था, हिंद महासागर का। इसके बाद अगर बात करें बंगाल की खाड़ी जो है, बंगाल की खाड़ी को जो प्राचीन भारतीय ग्रंथ है उसमें क्या कहा गया है, महोदधि कहा गया है। महोदधि किसको कहा गया है, महोदधि बंगाल की खाड़ी को कहा गया है। इसके बाद देखिए जो फोर्थ ऑप्शन है, प्रयाग में गंगा यमुना और पौराणिक नदी सरस्वती के संगम को क्या कहा जाता है, तो इनके संगम को कहा जाता है त्रिवेणी संगम। क्या कहा जाता है, त्रिवेणी संगम कहा जाता है। जो गंगा यमुना और सरस्वती हैं उन तीनों के जो है संगम को। अब देखिए जो सरस्वती नदी है वो इंडिया जीके के अकॉर्डिंग नहीं माना जाता, उनको माना जाता है कि जो सरस्वती नदी है वो विलुप्त हो गई है। लेकिन अगर हम हरियाणा जीके पढ़ते हैं तो वहाँ पर सरस्वती नदी जो है मिलती है। हरियाणा का जो यमुनानगर से इधर जो स्थान है वहाँ पर उसके लिए खुदाई चल रही है, काम चला हुआ है सरस्वती नदी के ऊपर। इसके बाद देखिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है, तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जो है यानी कि एनसीआर जिसको कहा जाता है उसमें शामिल कौन सा भाग नहीं है, तो उसमें पंजाब का भाग शामिल नहीं है। इसमें हरियाणा के जो है बहुत सारे जिले शामिल हैं। कौन कौन से एक बार बता देती हूँ, फरीदाबाद, गुड़गांव, मेवात, रोहतक, सोनीपत, रेवाड़ी, झज्जर, पानीपत, पलवल, महेंद्रगढ़, भिवानी, जींद और करनाल। रिपीट कर देती हूँ कि हरियाणा के कौन कौन से जिले हैं जो एनसीआर के अंतर्गत आते हैं। तो हरियाणा के एनसीआर में आने वाले जिले हैं फरीदाबाद, गुड़गांव, मेवात, रोहतक, सोनीपत, रेवाड़ी, झज्जर, पानीपत, पलवल, महेंद्रगढ़, भिवानी, जींद और करनाल। इसके बाद राजस्थान के 2 जिले आते हैं, वो याद रखना बिल्कुल ही हमारे लिए इजी है, आसान है, क्योंकि 2 ही जिले हैं, भरतपुर और अलवर। कौन कौन से 2 जिले हैं राजस्थान के, भरतपुर और अलवर। इसके बाद यूपी के 8 राज्य आते हैं, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, ग्रेटर नोएडा, बुलंदशहर, बागपत, हापुड़ और मुजफ्फरनगर। वो मैक्सिमम ऐसे जो है ज़िले हैं जो कि हरियाणा के सीमा के साथ उनकी सीमा मिलती है। तो यहाँ पर जो नहीं है वो कौन सा है, पंजाब का भाग एनसीआर में शामिल नहीं है। भील जाति कहाँ पाई जाती है, तो जो भील जाति है वो महाराष्ट्र। एसआर सेन जो है वो सरकारी आयोग के सदस्य थे। अब देखिए सरकारी आयोग क्या था, 1983 में इसका गठन किया गया था। किसका गठन किया गया था, सरकारी आयोग का 1983 में। जो संविधान का अनुच्छेद 263 है, कौन सा अनुच्छेद है, 263 जो अनुच्छेद है उसके अनुसार केंद्र और राज्य में जो संबंध है उसमें शक्ति जो संतुलन है उसको बनाने के लिए ये अमेंडमेंट किया गया था। ये संविधान संशोधन जो है मतलब एक तरीके से आयोग बनाया गया था। और इसके जो अध्यक्ष होते थे वो कौन होते थे, तो इसके अध्यक्ष जो है वो रणजीत सिंह सरकारिया होते थे। कौन होते थे, रणजीत सिंह सरकारिया। ये कौन होते थे, न्यायाधीश होते थे। ठीक है, और उन्हीं के नाम पर इस आयोग का नाम सरकारिया आयोग जो है रखा गया है। तो ये जो सरकारी आयोग था 1983 में गठित किया गया था और इसके जो अध्यक्ष होते थे न्यायाधीश रणजीत सिंह सरकारिया होते थे। ठीक है, तो इस तरीके से जो है इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो डॉक्टर एसआर सेन हो जाएगा, क्योंकि इसका जो सदस्य यहाँ पर पूछ रखा है, अध्यक्ष नहीं पूछ रखा। अगर अध्यक्ष पूछ रखा होता तो अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, रणजीत सिंह सरकारिया। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता? तो वो कौन सा अनुच्छेद है जिसको राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता? तो वो अनुच्छेद 20 और 21 हो जाएगा, क्योंकि अनुच्छेद 21 कौन सा है? राइट टू लाइफ है, यानी कि जीवन का अधिकार है। हम किसी भी इंसान से उसका जीवन का अधिकार किसी भी कंडीशन में नहीं छीन सकते। तो इसीलिए जो इसका आंसर हो जाएगा वो अनुच्छेद 20 और 21 हो जाएगा, क्योंकि जो अनुच्छेद 20 है वो हमें किसी भी उसमें जो वर्णन है वो किस चीज़ का वर्णन है कि किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक से अधिक बार जो है दंड नहीं दिया जा सकता, यानी कि उसने जो गुनाह किया है उसके लिए उसको जो पनिशमेंट मिलेगी वो एक ही बार मिलेगी, एक से ज़्यादा बार हम उसको पनिश नहीं कर सकते किसी एक ही अधिकार के लिए, एक ही अपराध के लिए, सॉरी। और दूसरा क्या है? अनुच्छेद 21 इसमें है राइट टू लाइफ, मैंने अभी बताया। और अनुच्छेद 14 और 15 जो है उसमें देखिए, जो अनुच्छेद 14 और 15 है उसमें समानता का अधिकार दिया गया है, और जो अनुच्छेद 22 है वो गिरफ्तारी संबंधित है, और अनुच्छेद 19 जो है वो अभिव्यक्ति से संबंधित है। तो ये बाकी सारे जो अधिकार हैं इनको इमरजेंसी के दौरान जो है रोका जा सकता है, राष्ट्रपति के द्वारा निलंबित किया जा सकता है, लेकिन जो राइट टू लाइफ है उसको हम नहीं रोक सकते, यानी कि किसी के जीवन का अधिकार हम किसी भी सिचुएशन में उससे नहीं छीन सकते। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है? भारत के वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? वह अवसंरचना विकास हेतु विदेशी पूंजी अंतर्प्रवाह प्रोत्साहित करता है, गलत है। वह सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में समुचित वित्त विवरण को सुगम बनाता है, ये भी सही नहीं है। वह वित्तीय प्रशासन की पारदर्शिता जो है वो सुनिश्चित करता है, या फिर ऑप्शन ए, बी और सी में से कोई भी सही नहीं है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा, जो ऑप्शन ए, बी और सी हैं उनमें से कोई भी सही नहीं है। वित्त आयोग जो है वित्त से रिलेटेड जो डिसीजन है वो लेता है। संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब रखा गया था? तो संसद में पहला लोकपाल विधेयक जो है वो 1968 में रखा गया था। कब रखा गया था? 1968 में रखा गया था। निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश में 2011 की जनगणना के अनुसार गांवों की संख्या जो है वो न्यूनतम है? तो कौन से में है? वो है दमन और दीव में। अब देखिए जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वो कितने हैं? 8 हैं, लेकिन जब जो धारा 370 हटी थी उस टाइम पे 9 हो गए थे, क्योंकि पहले 7 यूटी होते थे, और जम्मू कश्मीर और जो आपका लद्दाख है उसको नई यूटी बना दिया गया था, यूनियन टेरिटरीज बना दिया गया था। लेकिन बाद में जो दादरा नगर हवेली है उन दो को जो है मिला के एक कर दिया गया है, इसी वजह से अब कितने यूटी है? जो आपके 8 हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है, यानी कि सबसे ज़्यादा नगर कौन से राज्य में है? तो वो आपका तमिलनाडु है। कौन सा है? तमिलनाडु। जहांगीर के कोषाध्यक्ष शेख फरीद ने उस राजमार्ग की रक्षा करने के लिए 1607 ईस्वी में कौन से जो है नगर की स्थापना की थी? और इस जिले से होकर गुजरने वाला जो है एक राजमार्ग भी होता था, तो वो की थी फरीदाबाद की। ठीक है, फरीद ने किसकी जो है किस शहर को बसाया था? फरीदाबाद को बसाया था। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जो थे उन्होंने मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना का शुभारंभ किस जिले से किया था? तो ये उन्होंने किया था पंचकुला से। कहाँ से किया था? पंचकुला से किया था। इसके बाद निम्नलिखित में से हरियाणा के किस शहर में रेलवे कार्यशाला है? तो वो आपकी कहाँ पर रहेगी? जगाधरी में रहेगी। जो रेलवे वर्कशॉप है हरियाणा में वो कहाँ पर है? जगाधरी में है। फरीदाबाद ट्रैक्टर जो निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। अंबाला को जो है साइंस सिटी कहा जाता है, यानी कि वैज्ञानिक नगरी कहा जाता है। हरियाणा पुलिस को स्कोच शिखर सम्मेलन 2019 के दौरान किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो वो किया गया था स्कोच कांस्य पुरस्कार से सम्मानित। कौन हरियाणा के एक आधुनिक युगीन कवि नहीं है? तो इसमें से जो नहीं है वो शेख बहुद्दीन चिश्ती नहीं है। बाकी जो भी हैं दीदार सिंह, साहिब सिंह, मृगेंद्र, जोगेंद्र सिंह, ये सारे जो है हरियाणा के आधुनिक युगीन कवि हैं। हरियाणा पुलिस के खिलाड़ियों ने चीन में आयोजित विश्व पुलिस और फायर गेम्स 2019 में कितने पदक जीते थे? तो उन्होंने कितने पदक वहां पर जीते थे? उन्होंने 17 पदक वहां पर जीते थे। हरियाणा के पर्यटक परिसरों का नाम राज्य में पाए जाने वाले किसके नाम पर रखा गया है? पेड़ों के नाम पर रखा गया है, पहाड़ियों के नाम पर, नदियों के नाम पर, या फिर पक्षियों के नाम पर? तो राइट आंसर पक्षियों के नाम पर रखा गया है। तीसरा अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक वाहन कॉन्क्लेव किस जगह पर आयोजित किया गया? तो ये किया गया है गुरुग्राम में। कहाँ पर किया गया है? गुरुग्राम में, या फिर गुड़गांव इसका पुराना नाम होता था। पहले गुरुग्राम होता था, बीच में गुड़गांव कर दिया था, अब दोबारा से कौन सा कर दिया गया है? गुरुग्राम कर दिया गया है। जो गुरुग्राम है वो गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर जो है पड़ा था। पांडवों ने उनको जो है दान में दिया था, जो द्रोणाचार्य थे उनको। ठीक है, इसीलिए उसका नाम गुरुग्राम था। और वहाँ पर अब जो
गुरु द्रोणाचार्य की पत्नी है कृपी, उनका फेमस मंदिर है जिसको जो है शीतला माता मंदिर के नाम से जो है जाना जाता है। इसके बाद हरियाणा में महर्षि वाल्मीकि सम्मान के लिए कितनी जो पुरस्कार राशि दी जाती है, तो वो 1.5 लाख दी जाती है, 1.5 लाख। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है किस रेलवे लाइन पर थानेसर में नए एलिवेटेड ट्रैक का शिलान्यास मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किया है, तो वो किया है कुरुक्षेत्र नरवाना। कौन से पे किया है? कुरुक्षेत्र नरवाना। बनावली एक पुरातात्विक स्थल है जो सिंधु घाटी सभ्यता के समय का है, हरियाणा के किस जिले में है? तो बनावली जो है वो कहाँ पर है? फतेहाबाद में है। ठीक है, कहाँ पर रहेगा? फतेहाबाद में रहेगा। ये जो है बहुत ही पुराना जो स्थल है, सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है। इसके बाद देखिए हरियाणा में किस कोच को द्रोणाचार्य अवार्ड देने की घोषणा की गई? देखिए घोषणा जो है वो किसके को की गई है? यहाँ पर आप देखिए ऑप्शन देखते ही सोचेंगे महावीर सिंह फोगाट, नहीं, उनको मिल चुका है 2019 में। अब जो घोषणा की गई है जो द्रोणाचार्य अवार्ड देने की, वो की गई है रामबीर सिंह खोखर को। ठीक है, रामबीर सिंह खोखर जो है वो कबड्डी के कोच होते हैं और कौन से गांव से बिलोंग करते हैं? कंसाला गांव से संबंधित है। ठीक है, तो ये कंसाला गांव से संबंधित है और 1 सितंबर 2019 को जो है इनको गांव में सम्मानित किया गया और ये जो है कबड्डी के क्या होते थे? कोच होते हैं। इसके बाद इससे पहले जो द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया था वो किसको दिया गया था? महावीर सिंह फोगाट को दिया गया था। और महावीर सिंह फोगाट जो है वो कौन से गांव से बिलोंग करते हैं? बलाली गांव से बिलोंग करते हैं जो कि चरखी दादरी में है। पहले बलाली गांव जो है भिवानी में होता था, लेकिन अब चरखी दादरी जो नया जिला बन गया है, तो बलाली गांव कहाँ पर है? चरखी दादरी में। इसके बाद देखिए जो बॉबी कटारिया है वो युवा एकता फाउंडेशन के जो है संस्थापक हैं। इसके बाद देखिए वर्ष 2019 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किन 2 खिलाड़ियों को दिया गया है? तो वो किन 2 खिलाड़ियों को दिया गया है? वो बजरंग पूनिया और दीपा मलिक को दिया गया है। इसके बाद HAU ने हरियाणा का पहला फिशरीज कॉलेज किस जिले में शुरू किया है? तो ये जो HAU है ये क्या है? ये जो है एक तरीके से हम कह सकते हैं हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो है वो कहाँ पर है? वो हिसार में है। तो ये भी जो है कहाँ पर शुरू किया गया है? हिसार में ही शुरू किया गया है। ठीक है, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? हिसार में है। तो ये जो हमने अभी पढ़ा था कि जो पहला फिशरीज कॉलेज है वो कहाँ पर शुरू किया गया है, तो वो भी हिसार में ही शुरू किया गया। और हरियाणा का जो HAU है यानी कि जो हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है वो उसको किस नाम से जाना जाता है? उसको चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। हरियाणा के किस जिले में मुख्य रबी फसल गेहूं है जबकि मुख्य खरीफ फसल धान है? तो वो कहाँ पर है? पानीपत में। हरियाणा के करनाल जिले की किस बेटी को नासा में जाने का अवसर मिला है? तो वो किस बेटी को अवसर मिला है? वो मिला है शीतल को। ठीक है, किसको मिला है? शीतल को मिला है। देखिए पहले जो है करनाल की जो कल्पना चावला होती थी उनको भी नासा की तरफ से अंतरिक्ष में जाने का मौका मिला था और जो है वो कोलंबिया यान दुर्घटना में उनकी डेथ हो गई थी। जो है 1 फरवरी 2003 को उनकी डेथ हुई थी। और कल्पना चावला से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी करनाल में है, लेकिन कल्पना चावला तारामंडल जो है वो कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में है। ये भी हमें याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है? हरियाणा बागवानी विभाग ने किस जिले में के गांव पटौदा में बाग लगाओ अभियान की शुरुआत की? तो जो पटौदा गांव है वो कौन से जिले में आता है? झज्जर जिले में आता है। किस हरियाणवी को सिक्किम के राज्यपाल ने लाइफ टाइम अचीवमेंट के अवार्ड से सम्मानित किया है? तो वो किया है प्रोफेसर कुलदीप सिंह ढींढसा को। हरियाणा में अब घुमंतू और जो अर्ध घुमंतू जनजातियां हैं उनकी संख्या कितनी हो गई है? तो उनकी जो संख्या है वो 29 हो गई है। कितनी हो गई है? 29 हो गई है। ठीक है, हरियाणा में कौन सा बांध हाइड्रोलिक का एक आश्चर्य है और एक गुरुत्वाकर्षण बांध संरचना है? तो वो कौन सा है? अनंगपुर बांध है। ठीक है, इसका जो आंसर रहेगा वो अनंगपुर बांध रहेगा। अनंगपुर बांध जो है वो अनंगपुर गांव फरीदाबाद में है और महाराजा अनंगपाल ने जो है उसको उसको बनाया था। इसके बाद कौशल्या बांध जो है वो पिंजौर में है और ये मिट्टी से बनाया गया एक कृत्रिम बांध है और 2008 से 12 के बीच में इसको जो है बनाया गया था। इसके बाद हथनीकुंड बांध जो है वो कहाँ पर है? यमुनानगर में है। हथनीकुंड बैराज के नाम से इसको जाना जाता है। और भाखड़ा नांगल बांध जो है वो कहाँ पर रहेगा? सतलुज नदी पर रहेगा, पंजाब में। इसके बाद देखिए जो अगला क्वेश्चन है हमारे जीके का, बीच में जो आपके कंप्यूटर के क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए 46 नंबर क्वेश्चन, अलंकार चुनिए। विज्ञान यान पर चढ़ी हुई सभ्यता डूबने जाती है। देखिए विज्ञान यान पर चढ़ी हुई यानी कि विज्ञान को किसकी जो उपमा दी गई है? यान की दी गई है, मतलब उसको माना गया है। तो वे कौन सा अलंकार हो जाएगा? रूपक हो जाएगा।
देख सुदामा की दीन दशा करुणा निधि रोई में कौन सा रस है? देखिए जहाँ पर भी रोने की बात होती तो वहाँ पर कौन सा रस होता है? करुण रस होता है। कौन सा रस होता है? करुण रस। इसके बाद वीर रस जो होता है उसमें वीरता के जो चीज़ें की जाती हैं। इसके बाद देखिए विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं में प्रयुक्त विशेषण कौन सा है? तो इसमें गुणवाचक विशेषण है, क्योंकि व्यक्ति के से पहले जो है उसकी विशेषता बताने वाला एक विशेषण कौन सा है? विद्वान। सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं? तो सर्वनाम के जो है 6 प्रकार होते हैं। अ प्रत्यय का सही प्रयोग किसमें नहीं हुआ है? इससे पहले एक क्वेश्चन और रहता है, निम्नलिखित युग्मों में से एक लिंग की दृष्टि से शुद्ध है तो वो कौन सा है? सुलोचन। सुलोचन का क्या हो जाएगा? सुलोचना। अय प्रत्यय का सही प्रयोग किस में नहीं हुआ है? तो वो किस में नहीं हुआ है? भगीने में नहीं हुआ, यानी कि इसकी संधि अगर हम करते हैं तो अय प्रत्यय किस में नहीं है? वो भगेने में नहीं है। इसके बाद स्वागतम में प्रयुक्त संधि का नाम है। स्वागतम में कौन सी संधि है? तो इसमें यण संधि है। निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है? तो इसमें मैं जो है वो घोष वर्ण है। इसके बाद देखिए कोविड-19 का मुकाबला करने वाले सर्वश्रेष्ठ राज्य का इंडिया टुडे अवार्ड किस राज्य को मिला है? तो वो किस राज्य को मिला है? केरल को मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अक्टूबर 2020 में विजयाराजे सिंधिया के सम्मान के रूप में कितने रुपए का सिक्का जारी किया है? तो वो 100 रुपये का सिक्का जारी किया है। देखिए जो विजयाराजे सिंधिया हैं वो पहले सांसद रही हैं बीजेपी पार्टी से, बाद में उन्होंने 10 साल तक कांग्रेस पार्टी में भी काम किया है, लेकिन जब इलेक्शन हुए थे मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था और वहाँ पर ही एक राजनीतिक रही हैं। 1984 में उनके जो बेटे थे उन्होंने कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ा था। उनके बेटे का नाम माधव राव सिंधिया होता था और अटल बिहारी वाजपेयी जी जो हैं वो बीजेपी की पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे, यानी कि उनकी पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे। तो ऐसे में उनके सामने एक ऐसी सिचुएशन आ गई थी जिसमें वो अपने बेटे को सपोर्ट करें या फिर अपनी पार्टी को सपोर्ट करें, और ये जो सिचुएशन है उस टाइम पे ज़्यादा क्रिटिकल हो जाती है जब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि मैं उनका जो है धर्मपुत्र हूँ, यानी कि उनके दोनों जो बेटे हैं वो अलग अलग पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे। एक उनका खुद का बेटा होता था, दूसरा उनका धर्मपुत्र कहा जाता था। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, भारत का पहला गिद्ध प्रजनन और संरक्षण केंद्र स्थापित करने के लिए कौन सा राज्य स्थापित है? मतलब कौन से राज्य में ये जो गिद्ध और प्रजनन संरक्षण केंद्र स्थापित किया जा रहा है? तो ये कहाँ पर किया जा रहा है? ये उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है। टेनिस में अक्टूबर 2020 में अपना 23वां फ्रेंच ओपन किसने जीता है? तो ये राफेल नडाल ने जीता है। ठीक है, किसने जीता है? राफेल नडाल ने जीता है। इसके बाद 58 क्वेश्चन देखिए, द खालिस्तान कॉन्स्पिरेसी नामक पुस्तक जो है वो किसने लिखी है? तो ये लिखी है जीबीएस सिद्धू ने लिखी है। किसने लिखी है? जीबीएस सिद्धू ने। तो आज की क्लास में हमने जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए हैं। इसके बाद जो आपके इंग्लिश के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये जितने भी क्वेश्चंस हमने किए हैं ये आने वाले सभी एचएसएससी के एग्जाम्स के लिए आपके लिए जो है इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप इस तरीके के और भी बहुत सारे जो है वीडियोस पाना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि अपलोड होते ही आप वीडियो को देख सकें और आपके थोड़ी बहुत हेल्प हो सके। और वीडियो को उन कैंडिडेट्स के पास भी शेयर कर दीजिए जिनको इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, यानी कि वो जो है ऑफलाइन क्लासेस नहीं ले सकते।